तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमने गरीबी इतनी ख़त्म कर दी, अभी डेटा आया। आप 80 करोड़ लोगों को इतना अनाज फ्री दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। मतलब असल में प्रॉब्लम तो यही है कि हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कास्ट बेस्ड है। कास्ट हर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर तो हमारी सोसाइटी में अगर कोई मैरिज है, मैरिज हमारी 95% मैरिज कास्ट लाइन पे है, ठीक है। अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज करता भी है, लोअर कास्ट से या अपर कास्ट की मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, तो मार दिए जाते। उनका ये है कि भाई जिनके पास नॉलेज है, जो क्षमता, बौद्धिक तौर पे जो क्षमता रखते हैं किसी चीज़ को प्रतिनिधित्व करने की, तो टेस्ट होता है तो उसमें जो निकाल के आता है उसमें हो। अगर जो है कि इस तरीके से रिजर्वेशन के माध्यम से अगर कम नंबर वालों को या इस तरीके से लोगों को अगर शिक्षा संस्थानों में लेकर आया जाए, तो वो क्या लोगों को शिक्षा देंगे और कैसे जो है कि ये समाज आगे बढ़ेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 2024 के चुनाव को लेकर हवा किसकी है? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, वहाँ पे जो है कि मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो मैंने कुछ पोस्टर देखे और पोस्टर ये आरक्षण के संबंध में है और कुछ स्टूडेंट के धरने से लेकर है। जबकि आरक्षण का मुद्दा पूरे भारत में एक ज्वलंत मुद्दा है और जिसको लेकर विपक्ष हमेशा ही जो है कि आक्रामक रहा है और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष उस पर पलटवार करता रहा है। लेकिन अब इस आरक्षण के मुद्दे को जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यहाँ गर्मी में बैठे हुए इन विद्यार्थियों की जो है कि क्या दिक्कत है कि वो यहाँ पे बैठे हैं। दूसरा, इनसे हम थोड़ा सा आरक्षण की गहराइयों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह मुद्दा किस तरीके से हमारे देश को प्रभावित कर रहा है और हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, और इंस्टीट्यूशनल जो इस तरीके के शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पे इसका क्या प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप है और मैं स्टूडेंट फॉर सोसाइटी SFS ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। संदीप जी, यहाँ पे जो आप इतनी गर्मी में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मतलब हम 4 अप्रैल से यूनिवर्सिटी में एक धरना लगाया वाइस चांसलर ऑफिस के सामने। मुद्दा ये था कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली उन्होंने 102 पोस्टें, उसमें BC और OBC रिजर्वेशन 0% है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए यूनिवर्सिटी ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा रही है। तो धरना आगे बढ़ा, उसमें और डिमांड्स जुड़ी। तो अभी हमारी ये डिमांड है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये पंजाब की है और इसमें पंजाब की जो पॉपुलेशन है, जो दलित आबादी है, वो 32% से भी ज़्यादा है, और जो BC OBC पॉपुलेशन है वो 31.3 से ज़्यादा है। तो आज जब पूरे देश में कास्ट सेंसस की बात उभारी जा रही है, तो हमारी डिमांड है कि पंजाब के दलित और पछड़े तबकों की आबादी के मुताबिक यहाँ पे रिजर्वेशन लागू की जाए। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो इतना जातिवादी है कि वो लगातार हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है और उसकी धज्जियाँ उड़ा के लगातार इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा रहा है। तो ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि वो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिससे ये आशा की जाती है कि वो एक ऐसा माहौल, संवेदनशील माहौल बनाएंगे जिसमें जातिवाद के ख़िलाफ़ एक माहौल बने, जातिवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, और जो पछड़े और दलित समाज के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी बात यूनिवर्सिटियों में हो, कैंपसों में हो। तो वो जो इंस्टीट्यूशनल कास्टिज़म हम बात करते हैं कि कैसे ऑपरेट करता है, तो उसकी साक्षात एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रशासन है। वो लगातार इस मुद्दे को मतलब कर्ब करने के लिए मतलब अपनी पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहा है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे स्टूडेंट के 1 महीने के लिए डिबार भी कर दिया कि you have staged a protest and you will not be allowed to give exam because they think it is an unlawful activity. Demanding proper reservation according to them is unlawful activity. Attitude of the administration.
आप जो यहाँ पे प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो आप क्या उस सिलेक्शन की बात करें जो स्टाफ यहाँ यूनिवर्सिटी में काम करे, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है, जो टीचर हैं उसकी भर्ती की जा रही है। जी। तो जिस रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही होंगी, तो वो एक संवैधानिक कोई ना कोई संविधान में जिस तरीके से प्रावधान होंगे इस पूरे रिक्रूटमेंट को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग हो रहे होंगे। तो आप जिस अनदेखी की बात कर रहे हैं, ये आपकी फ्रेश डिमांड है कि ऐसा किया जाए, या ऑलरेडी इसकी संवैधानिक व्यवस्था ऑलरेडी की गई है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है? मतलब जब से पंजाब यूनिवर्सिटी बनी है तब से ही जो इनका कैलेंडर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब जो बीसी ओबीसी रिजर्वेशन है वो तो शुरू से ही जीरो है। अब जीरो तो किसी संविधान में नहीं लिखी, ना स्टेट के लिखी है ना सेंटर के लिखी है। तो वो यहाँ का जो सेनेट है, सेनेट में तो बीसी ओबीसी छोड़ो, वहाँ पे तो रिजर्वेशन ही नहीं है। मतलब जो सेनेट है वो यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो ही डेमोक्रेटिक नहीं है, वो ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। 0% SC, 0% BC, OBC, ST सारी रिजर्वेशन जीरो है। तो इसकी व्यवस्था जो ये आपका यूनिवर्सिटी है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल में वो व्यवस्था नहीं है, और आप फ्रेश तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था लाने और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करने की बात कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है, हमारी वाइस चांसलर से भी बात हुई, बोले कि हमारे कैलेंडर में नहीं है रिजर्वेशन BC OBC की। तो हमने बोला कि जो आपका कैलेंडर है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड यू आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड गिविंग रिजर्वेशन इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ मैंडेट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यू कैन नॉट इग्नोर। बट पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कास्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ के टीचर भी कास्टिस्ट हैं, कुछ तबका जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वो ये लगातार कोशिश कर रहा है, मेरे से मिल रहा है, वो कह रहा है कि देखो भर्ती हो लेने दो, फिर पता नहीं मोदी पोस्ट निकालेगा या नहीं निकालेगा, है ना, तो क्यों आप वादा बन रहे हो। तो उनके दिमाग में रिप्रेजेंटेशन का सवाल है ही नहीं। और ये वो टीचर्स हैं, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो दलितों के टॉपिक पे, रिजर्वेशन पे, कास्ट पे PhDयाँ करवा रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है। इस समय का जो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, और उस चुनाव में राहुल गांधी हमेशा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो संस्थान हैं हमारे देश के, उन संस्थानों में OBC और जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST है, उनके आबादी के अकॉर्डिंग उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। शायद इसी सवाल को लेकर ये हमें जो बात कह रहे हैं, उसी सवाल को लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसमें जबकि पूरे देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशन को लेकर एक रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में वो व्यवस्था नहीं की गई है, और इनकी ये मांग है कि वो व्यवस्था यहाँ पे की जाए, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे OBC का हो, ST का हो, उनको जो है कि प्रतिनिधित्व यहाँ पे मिल पाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिमलजोत सिंह है, मैं सथ ऑर्गेनाइजेशन वाला हूँ। सिंह साहब, आप ये बताइए कि अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो ये तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी जिसमें शिक्षा विभाग जो है या शिक्षा मंत्रालय है, जिस तरीके के कानून वगैरह वो बनाएंगे। तो क्या ये यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे चाहे वाइस चांसलर हो या जो सबसे उच्च पद पे बैठते हैं, क्या उनके बस की बात है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशन में कुछ तरीके का बदलाव कर पाएँ और आप लोगों को भागीदारी दे पाएँ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿ UT ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SC ਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ BC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। गुरप्रीत कौर, मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 7 तो हाँ। ओके, तो अभी जो चुनाव हुआ है, पहले अभी पीछे जो चुनाव हुआ है यहाँ का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो क्या उसमें भी ये मुद्दा था क्या? उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं अभी नई स्टूडेंट हूँ, तो सीनियर्स को पता है। ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं वो आप उस बात को किस तरीके से समझती हैं कि अगर ऐसा हो जैसा ये कह रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? सर, एक तो जो अभी इन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसे हमारी जो अभी ये रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब जो यहाँ रिजर्वेशन लगा रहे हैं उसमें क्या है कि कुछ ये सेंटर की लगाई हुई है उन्होंने और कुछ पंजाब की लगाई हुई है। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि OBC की जो रिजर्वेशन जहाँ मतलब कम है वो लगा रहे हैं। तो इसमें मतलब अगर अपने पंजाब जो हम कह रहे हैं कि PCS के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन लगाओ, उससे ये है कि हमारे जो पंजाब के जो लोग हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट में मतलब वो भी अंदर वो कर सकते हैं, आ सकते हैं। जो जिसके खिलाफ ये बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो एक उच्च कास्ट की बात हो जाती है और एक OBC और दलित और इन सारे कास्टों की बात हो जाती है। उनका ये है कि भाई जिनके पास नॉलेज है, जो क्षमता बौद्धिक तौर पे जो क्षमता रखते हैं किसी चीज़ को प्रतिनिधित्व करने की, तो टेस्ट होता है तो उसमें जो निकाल के आता है उसमें हो। अगर जो है कि इस तरीके से रिजर्वेशन के माध्यम से अगर कम नंबर वालों को या इस तरीके से लोगों को अगर शिक्षा संस्थानों में लेकर आया जाए तो वो क्या लोगों को शिक्षा देंगे और कैसे जो है कि ये समाज आगे बढ़ेगा, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मेरे पर्सनल व्यूज़ ये हैं कि अगर ये चीज़ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिनको ज़्यादा जो स्कोर करते हैं उनको आगे नहीं मौका मिलता, तो ये तो हर चीज़ में है ना। हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में भी तो है ना, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो टॉप करता है उसी को तो पहले पोजीशन मिलती है ना। तो ये तो हर चीज़ में है, नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटी। पैरेटिव टू दी सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए ताकि वो जनरल कैटेगरी में ना आ पाए। जनरल कैटेगरी का मतलब वो ये मान लेते हैं कि इट्स एन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ अपर कास्ट, एंड दैट्स अ लाई। अपर जनरल कैटेगरी इज़ एन ओपन कैटेगरी, एनीबॉडी कैन कम्पीट इन दैट कैटेगरी, सारे आ सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर कम दिए जाते हैं। और आप देखो रिटर्न में एग्ज़ाम हो उसमें नंबर कम दिए जाते हैं। तो ये मेरिट का जो लॉजिक है ये फालतू की डिबेट खड़ी करता है। तो जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो तड़प जाते हैं कि कोई दूसरा बंदा ना आ जाए सिस्टम में। एक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, बोला छोड़ो यार रिजर्वेशन का मुद्दा अभी मत उठाओ, आप सेल्फ गोल कर रहे हो, आप मतलब जो रिजर्वेशन मतलब आप भर्ती हो लेने दो। तो उनके मन में क्या है, वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, उनका सीधा सीधा लॉजिक है। अभी इंटरव्यू को जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेके इंटरव्यू चल रही हैं, रिक्रूटमेंट की कमिटीज़ की मीटिंग होती है, हमें भी बुलाया जाता है। मतलब टीचरों के मन में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनके मन से गर्मा गर्मी में निकल जाता है, तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे? उनको ये नहीं पता जनरल यार सबकी कैटेगरी है, वो किसी एक की नहीं है। तो जब जो शिक्षा व्यवस्था में जो बौद्धिक तौर पे इस तरीके से जो लोग हैं, शिक्षक हैं, अगर वो कास्ट को लेकर इतने अग्रेसिव वो हैं तो नॉर्मल समाज में तो ये चीज़ काफ़ी अंदर तक होगी। मतलब असल में प्रॉब्लम तो यही है कि हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कास्ट बेस्ड है। कास्ट हर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर तो हमारी सोसाइटी में अगर कोई मैरिज है, मैरिज हमारी 95% मैरिज कास्ट लाइन पे है, ठीक है। अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज करता भी है, लोअर कास्ट से या अपर कास्ट की मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, तो मार दिए जाते हैं। अगर कोई दलित कैटेगरी का परिवार अपने आप को असर्ट करता है तो उसकी कत्लेआम करने की एग्जाम पंजाब में लाल सिंह चब्बर है, उसके बेटी का रेप किया गया। जब उसने असर्ट किया तो उसकी दोनों बाहें, दोनों लत्तें काट दी। ऐसे ही बिहार में एक केस हुआ 2006 में, तो उसके पूरे परिवार को सो कॉल्ड अपर कास्ट राजपूतों ने मतलब काट दिया, ख़त्म कर दिया, और FIR तक दर्ज नहीं होती। तो सोसाइटी में बहुत क्रूड लेवल का
कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है। तो यूनिवर्सिटियों का फ़र्ज होता है कि उसमें जो कास्ट है उसके अगेंस्ट एक संवेदनशील माहौल बनाएं। वो तभी आ सकता है जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी बनाओगे। आप जब रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, जब यहाँ पे सपोज करो एससी कैटेगरी के, बीसी कैटेगरी के, जहाँ पछड़े समाज के लोग जो नहीं आएंगे, तो क्या होगा? जब हम अब क्लासों में कंपेन करने जाते हैं तो अपर कास्ट का स्टूडेंट बहुत बुकल होकर बोलता है कि यार नहीं होनी चाहिए। क्यों बोल पाता है? क्योंकि उसके नंबर ज़्यादा हैं। उसका दूसरे बच्चे का, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे का हौसला ही नहीं बढ़ता। वो अपने नाम भी छुपाते हैं, किसी को पता ना चल जाए कि मैं दलित कैटेगरी का हूँ। तो ये इंस्टीट्यूशंस ने वो सेंसिटिव माहौल ही नहीं बनाया, क्योंकि जो टीचर हैं उनमें भी कास्टिज्म कूट कूट के भरा पड़ा है। अभी जब हम मांग रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी बनाओ, लोगों की आबादी के हिसाब से पॉलिसी बनाओ, तो उनको ऐसा लग रहा है शायद उनकी जेब से कुछ जा रहा है, कुछ छीना जा रहा है उनसे। तो वो मेंटालिटी को चैलेंज हम इस धरने के ज़रिए कर रहे हैं। अभी जिस तरीके का माहौल है राजनीति, आपको क्या लगता है कि राजनीति इस कास्ट के सिस्टम के आधार पे आरक्षण को करना सचमुच वो सीरियस दिख रही है या सिर्फ ये चुनाव तक ही मामला लग रहा है? मतलब देखो, अगर आप 70-80 साल का जो एक्सपीरियंस है वो तो टोकनिज्म ही हुआ है। मतलब अगर टोटल रिजर्वेशन देखो तो 49 का मैंडेट है, उसमें से 25% ही लागू हुआ है। बैकलॉग कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिजर्वेशन की लड़ाई तो बड़ी लड़ाई है, बट उससे भी बड़ी लड़ाई कास्ट के अगेंस्ट है। रिजर्वेशन उसका एक पार्ट है कि आप जो कास्ट के स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में उसको चैलेंज कैसे करोगे। जो एंटी फ्यूडल स्ट्रगल है जिससे कास्ट लैंड से जुड़ी हुई है उसको कैसे चैलेंज करोगे। जो रिसोर्सेज के बंटवारे की लड़ाई है, जैसे कास्ट सेंसस और इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, तो वो पता चलेगा कि किस कास्ट के पास कितने रिसोर्सेज हैं। टैक्स तो सारे देते हैं, जीएसटी के रूप में सारे लोग टैक्स देते हैं, तो उनकी उतनी हिस्सेदारी क्यों ना हो। तो ये सवाल हमारे सामने है, पूरे कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने वाला सवाल है। एक नॉर्मली जो कहा जाता है कि आप जिस चीज़ के बारे में जितनी बात करते हैं, जितना वो संदर्भ बनता है, वो चीज़ उतनी ही मजबूत होती है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरीके से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय की राजनीति में जिस तरीके से जब से बीजेपी आई है और उसने धर्म के लोग के बात की है, तो धर्म का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसी तरीके से कास्ट को लेके इतनी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि हमने उस कास्ट सिस्टम को नीचे से ख़त्म करना है, तो ये कहीं और उसको बढ़ा तो नहीं रही है? सॉल्यूशन देने के बजाय कहीं और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही है? मतलब ये आर्गूमेंट अपर कास्ट से ही आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि जब आप अपने हिस्से की बात मांग रहे हो, जब आप रिजर्वेशन की बात मांग रहे हो, तो वो ये इसको ऐसे पेश करते हैं कि आपका हक मांगने का मतलब कि आप रिजर्वेशन को और बढ़ा रहे हो। उनका कहने का मतलब कि रिजर्वेशन मांगने का मतलब कास्ट को पक्का करना है। तो उल्टा है, ये रिप्रेजेंटेशन मांगने का सवाल है। मतलब इसको दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है कि अगर सभी तबकों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो उनकी बात कैसे होगी, इक्वालिटी कैसे आएगी। तो कास्ट बड़ी चीज़ है। कास्ट इंडियन सोसाइटी का बेस है, उस बेस को हिलाना है। उसका जो रिलीजियस सेंक्शन है, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, मनुवादी आइडियोलॉजी, उसको चोट पहुंचानी है, उसको ख़त्म करना है। वो सिस्टम जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज के साथ सीधा टाइड अप है, उसको चैलेंज करते हुए एक सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी करके, मतलब ऐसा नहीं है कि कास्ट बेस्ड मूवमेंट खड़ी करनी है, मूवमेंट क्लास बेस्ड ही होगी, लेकिन कास्ट के क्वेश्चन को हल करना है उसमें। अगर कास्ट के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया तो कोई भी मोबिलाइजेशन आपकी सही नहीं हो पाएगी। कास्ट का क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो पाएगा, आपकी क्लास पॉलिटिक्स भी तभी जा पाएगी, सभी लोगों की लिबरेशन का सवाल तभी हल होगा जब आप हर तबके की एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और जो हमले हैं उसकी बात नहीं करोगे, तो वो लोग आपसे क्यों जुड़ोगे। नॉर्मली इस तरह की बात करने वाले लोगों को सत्ता एक नाम देती है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो इस तरह के अर्बन नक्सल टाइप, माओवादी टाइप के लोग बात अभी कहते। अभी जल्दी ही नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये अर्बन नक्सल और जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उसका जो है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उसका दबदबा बढ़ रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसला तो ये है कि जो वो बात कर रहे हैं वो अपनी एक टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं कि ये हैं। हम तो बिल्कुल साफ हैं कि हम एक ऐसा समाज विकसित करना चाहते हैं जिसमें किसी का ऑपरेशन ना हो, किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सबका साथ, सबका विकास जो वो बोलते हैं वो हो नहीं रहा।
नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब लगातार इलेक्शन कैंपेन में इतनी नफ़रत की सीधी मुसलमानों को टारगेट करते हुए इतनी राजनीति आज तक इतिहास में नहीं देखी। तो यो फांसीवाद का बीज है वो पनप रहा है, जो मनुवाद का बीज है वो उछाले मार रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पीपल्स मूवमेंट चाहिए। वो इलेक्शन जो हो रहे हैं इलेक्शन से चेंज होगा। इतिहास में बहुत सारी एग्जांपल हैं। हिटलर इलेक्शन से नहीं आ रहा था, हिटलर इलेक्शन के ज़रिए ही सत्ता में आया था। तो उसको पीपल्स मूवमेंट के ज़रिए हर तबके को मोबिलाइज करना। अगर किसी भी आइडेंटिटी पे अटैक है तो हमें वो आइडेंटिटी करना पड़ेगा। पे अटैक आएगा, मुसलमानों पे मुस्लिम है, दलितों पे अटैक आएगा, आदिवासी, तो सभी इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके बारे में तो चलिए अब ये बात हमेशा की जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को खुद ओबीसी बताते हैं, मैं हूँ, और ये भी बताते हैं कि वो कितने गरीब परिवार से जो है कि वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं तो आप कह रहे हैं कि वो फांसीवादी और इस हिटलर के तौर कर रहे हैं, तो क्या वो है कि सचमुच वो गरीब से आए हैं, ओबीसी से आए हैं, तो आखिर में उनकी एक शक क्यों नहीं रहेगी कि एक यहाँ पे जो गरीब तबका जो है, चाहे वो ऐसे जो है कि पिछड़े या दलित हो या शेड्यूल कास्ट हो या ओबीसी हो, उसको आगे बढ़ा के लेके जाए, तो इसके पीछे जो विरोधाभास है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब देखो ये तो पॉलिटिक्स है। किसी तबके से हो तो बात तो करोगे ही। मतलब नरेंद्र मोदी इस आइडेंटिटी का वो भारी कि हाँ मैं भी ओबीसी, उस तबके को आप लगातार दबा रहे हो। मतलब अगर मैं आपको कुछ डेटा कोट करूं, मतलब 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 95% अपर कास्ट है और ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो कहाँ के ओबीसी हो भाई आप? और आप ओबीसी की बात कर, गरीबों की बात करते हो। अडानी को सारा देश लुटा दिया आपने, अबानी को सारे रिसोर्सेज बेच दिए, तो गरीबों के दोस्त कैसे हुए? किसान लगातार पिछले 3-4 साल से सड़कों पे बैठे हैं, आप उनका एमएसपी ख़त्म करना चाह रहे हो। मज़दूरों के लिए आपने जो उनके एंटी वर्कर कानून है वो आप 3 लेबर कोड बिल लेके आए हो, फॉरेस्ट एक्ट में आप तब्दीली कर रहे हो और ऑपरेशन प्रहार आदिवासियों पे चला रहे हो। सारे रिसोर्सेज बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप दे रहे हो। ऑपरेशन ग्रीन हंट से लेके जो कांग्रेस ने चलाया था, अब ऑपरेशन प्रहार आ गया, सूरज कुंड स्कीम आ गई कि कैसे जो विरोध करने वाली आवाज़ें हैं उसको कैसे कुचलना है। ये गरीबों की आवाज़ नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की, फांसीवादियों की आवाज़ है। लेकिन उनके स्कीमों में जिस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है, चाहे वो 5 किलो अनाज को लेकर हो, चाहे वो 5 लाख रुपए इलाज को लेकर हो, जो मुद्रा योजना के तहत लोगों को जो है कि कौशल देने की बात हो, तो ये सारे जो उनके जो स्कीम्स हैं, जो उनके, वो सारे गरीबों को लेकर ही हैं। तो कैसे इस बात को कहा जा सकता है कि वो गरीब विरोधी हो सकते हैं? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमने गरीबी इतनी ख़त्म कर दी, अभी डेटा आया, आप 80 करोड़ लोगों को इतना अनाज फ्री दे रहे हो, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका सीधा मतलब जो है, अगर लेमैन से पूछोगे तो इसका यही मतलब निकलता है। मतलब आप एजुकेशन को लगातार प्राइवेट कर रहे हो, हेल्थ को प्राइवेट कर रहे हो, सारे देश की पब्लिक एसेट्स कॉरपोरेट को बेच रहे हो। तो गरीबों के लिए क्या कर रहे हो? गरीबों के लिए आपने जीएसटी लेके आए, सारा जीएसटी का बाहर किस पे पड़ा? इनडायरेक्ट टैक्स है। हर चीज़ जो आप खरीदते हो, छोटी सी सुई से लेके बड़ी चीज़ तक, उसमें टैक्स इंक्लूड है, वो आप लगातार बढ़ा रहे हो। छोटे व्यापारी पे भी मार पड़ रही है। डीमोनेटाइजेशन आप लेके आए, ठीक है, और जो मुद्रा स्कीम की बात करें वो भी फेल होगी। तो जो स्कीमें लेके आए वो सारी फेल हो रही हैं आपकी, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं है। आपकी इंटेंशन है कि कैसे गरीबों को, पछड़ों को, मज़दूरों को, किसानों को कुचलना है, उनको कैसे उनके रिसोर्सेज, पब्लिक एसेट्स को बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को बेचना है। एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म कि जो स्टेट्स के राइट हैं, हर स्टेट के राइट्स छीन के एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट खड़ी कर रहे हैं। तो उससे विरोध बढ़ेगा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी बन रही हैं। हर स्टेट कह रही है कि हमें क्या रहना है इसमें, जब हमारे राइट ही नहीं रहेंगे। पंजाब में आवाज़ उठ रही है, नॉर्थ ईस्ट में उठ रही है, साउथ वाले बोल रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो जीएसटी से आपने पूरी सेंट्रलाइज्ड सारा पैसा
सेंटर के पास भेज दिया, सारे खर्चे स्टेट पे डाल दिए। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा इस समय रोजगार का चल रहा है। जिस तरीके की व्यवस्था इस समय रोजगार को लेकर सरकार कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ फेल हुई है और ये मुद्दा क्यों बड़ा हो रहा है? मैं फेल तो बुरे तरीके से हुई है कि देखो हर चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं। तो अगर जैसे आर्मी की बात करो, आर्मी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसको भी आप प्राइवेट करने के लिए स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। तो आपके जो पब्लिक एसेट्स है, जब वो पब्लिक कंपनियां प्राइवेट होंगी तो सरकारी जॉब कहाँ बचेगी? मतलब वो यही बोल रहे हैं ना कि आप पकौड़े बेचना भी एक जॉब है। सरकारी जॉब कहाँ बची है? जॉब का मतलब तो मेरे जहन में तो सरकारी जॉब आता है। तो सरकारी जॉब खत्म हो रही है। 2 करोड़ का वादा किया था, जो थी वो भी छीन ली। 2 करोड़ में कब दी उन्होंने 2 करोड़ जॉब? मतलब कितने लाख जॉब खाली पड़ी हैं पब्लिक सेक्टर में, अभी जॉब खाली पड़ी हैं, उसको भर नहीं रहे। यहाँ पे आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और आपको क्या लगता है कि सरकार मानने वाली है या ये व्यवस्था है वो आप लोगों की बातें मानेंगी? देखो, हमें तो इतना पता है कि हमने ये 4 अप्रैल को धरना लगाया था और इसका पर्पज़ हम अचीव काफ़ी हद तक कर चुके हैं। मतलब वो कैंपस जिसमें कास्ट की बात नहीं होती थी, एलीट कल्चर यहाँ पे रहा है, अपर कास्ट डोमिनेटेड ये यूनिवर्सिटी रही है, तो उसमें हमने कास्ट के इशू को उभारा है, कास्ट रिप्रेजेंटेशन के इशू को सेंटर पॉइंट में लेके आए। तो ये हमारी जीत है। कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो बातें देखी जाएंगी, वो भी लागू करवा के रहेंगे, लेकिन हम इस इशू को उठा के रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म है हमारे इंस्टीट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने एक्सपोज किया है और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। क्या क्वालिफिकेशन है आप? मैंने PhD किया है अभी इस चीज़ में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था? संदीप कुमार। तो ये हैं संदीप कुमार, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD किया हुआ है और देश के उभरते हुए मुद्दों पर उन्होंने बड़ी जो है कि गहरे तरीके से बात की। और अब देखते हैं कि इन बातों का, इन मुद्दों का, इन मसलों का आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट निकलता है। नमस्कार, जय हिंद।